Hello everyone, welcome back to SKO Digital Learning Classes. I am Deepan Singh, Associate Professor, Department of Pharmacy, Sri Krishna University. Today I am going to deliver a lecture on pH, buffer and isotonic solution. From third semester, unit is 5th and subject is physical pharmaceutics. So let's see first of all definition of pH. pH represent hydrogen ion potential. It means the proper definition of pH is negative logarithm of hydrogen ion concentration. We can express another definition of pH. pH defined as a common logarithm of reciprocal of hydrogen ion potential. मतलब pH logarithm का क्या होता है? logarithm हाइड्रोजन आयन का रेसिप्रोकल होता है. देखिए pH स्केल को जो एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इसको बताया गया है कि pH स्केल जो होता है वह स्टार्ट होता है कहाँ से? pH स्केल 0 से स्टार्ट होता है. 0 से स्टार्ट होगा और यह वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी? 14 तक. तो यदि वैल्यू 0 से 7 के बीच रहता है, जो pH वैल्यू है यदि 0 से 7 रहती है तो इसे क्या कहेंगे? एसिडिक pH. एसिडिक pH. आप यहां देखिए, जैसे ही एसिडिटी कब इंक्रीज होती है? जब pH वैल्यू नीचे घटती जाती है. जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो आपका एसिडिटी बढ़ जाएगी. तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे pH 6 से 5, 4, 3, 2, 1, 0 आते यहाँ पर स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा. इसके अपोजिट में देखिए आप, यदि pH यहाँ पर बढ़ता है, जैसे कि यदि 7 से 14 के बीच जाता है तो एक क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिडिटी. मतलब ये एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा. स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा कब? जब pH की वैल्यू 14 होगी. यहाँ आप सेंटर में देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल. जब वैल्यू 7 हो जाएगी मतलब सेंटर में आएगी, वो ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, वो हो जाएगी कौन सी? न्यूट्रल. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि pH वैल्यू 0 से 7 होगी तो वो एसिडिक होगा. यदि pH वैल्यू 8 से 14 होगी तो कितना होगा? वो एल्कलाइन नेचर का होगा. लेकिन ये न्यूट्रल नेचर का क्यों होता है? जब 7 पर क्यों होता है न्यूट्रल नेचर का? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? इक्वल हो जाती है. दोनों की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है. इस वजह से जो ये वैल्यू होती है 7, ये वैल्यू क्या होगी? न्यूट्रल. समझ में? आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में कब आएगा? जब आप इस चार्ट को देखिए. pH स्केल बनी हुई है. अभी मैंने इसको आपको pH स्केल का एक पैमाना बताया है कि यदि 0 होगा तो देखिए है 0 होगा तो एसिड होगा, 14 होगा तो बेस होगा, सेंटर में होगा 7 तो न्यूट्रल होगा. Do you know better? You see battery. This is battery. This is battery. जब pH की वैल्यू 0 होगी, जो कि क्या है? बैटरी. आप बैटरी को देखते हैं, जो मोटर व्हीकल्स में लगी होती है बैटरी, उसका सबसे ज़्यादा बेस होता है क्योंकि उसकी वैल्यू कहाँ होती है? 0 पे होती है. आप देखिए स्टोमक का pH ऑलमोस्ट 1 और 1.5 के अराउंड ही होता है. तो स्टोमक का यहाँ से फिर हल्का सा इंक्रीज होना होगा. मतलब इस सब जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एसिडिक नेचर इस साइड ज़्यादा होगा. तो आपका जो स्टोमक का HCl का होता है वो क्या होता है? उसका pH 1 और 1.5, तो इससे थोड़ा कम इसका एसिडिटी हो जाएगी. फिर आपका लेमन जूस, आपने देखा है लेमन जूस का pH यहाँ पर 2 बताया गया है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा और कम होगी. विगनर इसका 3 पर,
टोमेटो जूस 4 पर pH वैल्यू होती है इसकी। कॉफ़ी को आप देखते हैं 5 पर, मिल्क 6 वही 6.4 के आसपास। और ये है प्योर वाटर किसकी वैल्यू कितनी है 7, मतलब ये हो गया आपका किसका न्यूट्रल। ठीक है, अब ये हो यहाँ 6 0 to 6 आपका एसिडिक था, 7 पर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल किसका pH, जो आप pH पढ़ रहे हैं वो वाटर का pH 7 होता है, इसलिए इसको ये क्या है न्यूट्रल होता है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की क्या है कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है, इसलिए इसका pH वाटर का pH 7 होता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा, ब्लड का pH 8, बेकिंग सोडा का 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, अमोनिया 11, मतलब ये क्या होगा बेसिसिटी, एल्कलाइन नेचर किस तरह आएंगे। सोप, जो नहाने वाला सोप हो ना उसका 12, कपड़ा वपड़ा धुलते हैं जिससे। ब्लीच 13 और NaOH सॉल्यूशन, बहुत कॉमन नाम है, सबने सुना होगा NaOH सॉल्यूशन। ये आपका क्या होता है स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर का। तो यहां से हमें 2 चीज पता चली हैं। एक, यदि 7 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर बेसिसिटी बढ़ेगी। ये आपके एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किए हुए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक सोरेनसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि pH की वैल्यू कहाँ से कितनी हो तो उसको क्या बोलेंगे। इन्होंने एक रेंज सेट की, यहाँ पर कमेंट से बोला, अभी आपको इसके पहले ही बताया है, यदि pH वैल्यू आपकी 0 से 7 के बीच में है तो जो आपके सोरेनसन है इन्होंने कह दिया इसे हम बोलेंगे एसिडिक। वहीं पर यदि pH की वैल्यू 7 to 14 है तो इसको बोलेंगे एल्कलाइन और बेस। और यदि 7 है, pH 7 है तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको अब एप्लीकेशन ऑफ pH, एप्लीकेशन ऑफ pH मतलब pH के क्या उपयोग हैं, तो आप देख सकते हैं क्या है। पहला, एनहांसिंग द सॉल्युबिलिटी। कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा पदार्थ है, लिक्विड्स है या सॉल्वेंट्स है, क्या करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में काम आती है। एनहांसिंग मीन्स बढ़ाना, तो सॉल्युबिलिटी, कोई भी ड्रग है, ड्रग को यदि सॉल्युबिलिटी अच्छे से आप मेंटेन करके रखेंगे एक डेफिनेट pH पर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अदरवाइज क्या होगा ड्रग प्रेसिपिटेट हो जाएगी। प्रेसिपिटेट होने से हमारे जो ड्रग का एक जो बॉडी के साथ कंफर्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है pH का वो क्या है, एनहांसिंग द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। pH क्या है, हमारे जो ड्रग्स जो हम ड्रग प्रिपेयर कहते हैं उसका क्या कहते हैं, उसको स्टेबल बनाते हैं। एक आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक होता है आपका एक्सपायरी डेट। वो कैसे आप डिटरमाइन कहते हैं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ pH। एक डेफिनेट pH कहते हैं, इस pH पर ही आपका प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग प्योरिटी। प्रोडक्ट को प्योर बनाने में भी, प्रोडक्ट प्योर कैसे होगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को pH को प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे तो प्रोडक्ट आपका प्योर भी होगा। उसमें प्रोटीन का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। प्रोटीन, डू यू नो हाउ बेटर, प्रोटीन इज एन एसेंशियल्स फॉर आवर बॉडी ग्रोथ। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्योरिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम क्या कहते हैं, ये बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं, वो क्या कहते हैं अपने डाइजेशन का काम कहते हैं। एक प्रॉपर तरीके से जो भी हमारे अंदर फूड मटेरियल होते हैं स्टोमच में, वहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है तो एक स्पेसिफिक pH होता है। मैंने आपको बताया था कि 1.5 के अराउंड होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है। तो वो क्या करेगा, आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करेगा। कंफर्टिंग द बॉडी टिश्यू क्या करेगा, कंफर्टिंग बॉडी टिश्यू मतलब
पीएच का यहाँ क्या रोल है? कंफर्टेबल बॉडी, मतलब यदि हमारे बॉडी का जो पीएच है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी पर इरिटेशन होगा, स्किन रेशेस हो सकते हैं और इससे बॉडी हमारे मतलब अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पीएच को यहाँ भी मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि बॉडी में कहीं भी कोई इरिटेशन प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है अपना स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। एक निश्चित पीएच पर यदि हम किसी प्रोडक्ट को रखते हैं, स्पेशली ग्लास, जो ग्लासवेयर होते हैं, जो आपके ग्लास कंटेनर होते हैं, तो उससे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? डिटोरिएट नहीं होगा, खराब नहीं होगा और आप एक अच्छे तरीके से स्टोरेज प्रिजर्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। लेट्स सी। हाँ, देखिए अभी आपने पढ़ा पीएच के बारे में, अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्या है? पीएच इंडिकेटर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में यदि हम कोई टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें हम कुछ मात्रा इसकी टेस्ट सॉल्यूशन में कुछ मात्रा सॉल्यूशन की मिला देते हैं तो ये क्या करे? एक कलर चेंज प्रोड्यूस कर देगा। क्या करेगा? कलर। जहां पे कलर चेंज होगा तो वो आपका इंडिकेट करेगा क्या? पीएच हो, के हमारा इसका पीएच इतना है। जैसे मिथाइल रेड है, मिथाइल रेड क्या होता है? रेड कलर होता है एट पीएच 4 डिग्री सेल्सियस। मिथाइल रेड है जो आपका, ये इंडिकेटर है, मिथाइल रेड एक इंडिकेटर है, यह रेड कलर शो कहता है 4 पीएच पर। ऐसे ही आपका एक और बहुत अच्छा है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर, इसकी रेंज होती है कितनी? 10। तो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर ये क्या होता है? कलरलेस टू पिंक। अब इसकी रेंज जब 10 पे आ जाएंगे तो यह कलरलेस से पिंक कलर में हो जाएगा। तो पीएच इंडिकेटर बहुत सिंपल है। A solution when added to the test solution and produce a color change with the help of determining the pH at the of the test solution। ठीक है फ्रेंड, मतलब आप सीधे सिंपल भाषा में समझिए। आपको पीएच इंडिकेटर बताना है। पीएच इंडिकेटर क्या होगा? कोई आपने सॉल्यूशन बनाया, एक है टेस्ट सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन में डालते हैं और एक समय बाद वहां पर कोई कलर चेंज आपको दिखाई देने लगे, समझ जाइए उस जो उसमें डला हुआ है सब्सटेंस, उसका जो पीएच है वो इतना है। मतलब जैसे आपके मिथाइल रेड डाला, आपने मिथाइल रेड डाला तो जब ये चाय इसके पीएच 4 पर पहुंचेगा तो ये क्या? कलर अपना शो कर देगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? पीएच डिटर्मिनेशन। हाउ कैन बी डिटरमाइन पीएच? पीएच को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? पीएच वी कैन डिटरमाइन पीएच ऑन द 2 बेसिस। फर्स्ट वन इज कैलोरीमेट्रिक मेथड। इन कैलोरीमेट्रिक मेथड वी टेक पीएच पेपर। पीएच पेपर, सपोज वी टेक अ पीएच पेपर एंड डिप इन अ सॉल्यूशन। पीएच पेपर को लिया, एक हमारे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन में डिप किया और ये रेंज है आपकी। देखिए यदि बिल्कुल रेड कलर आया तो उसका पीएच होगा 0, मतलब एसिडिक है। यदि जो आपका पीएच पेपर लिया, इसको कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, जो कलर दिए हैं इतने सारे, यदि 0 से 6 के बीच में आ रहा है, इनको कलर में होता है एसिडिक होगा। यदि बिल्कुल ग्रीन कलर आ रहा तो वो न्यूट्रल होगा। यदि ऐसे आप देखते हैं ब्लू, पर्पल, ब्लू ऐसे इस तरफ से जा रहे हैं तो वो एल्कलाइन नेचर होगा। तो पीएच जो आपका होता है, पीएच पेपर, उससे हम क्या कहते हैं? पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस सब्सटेंस का जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है जो पीएच मीटर को हम इसमें मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक हल्का सा एक डायग्राम यहाँ डिपिक्ट किया गया है। इसमें एक होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एक होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है,
इसके बीच में यदि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये देखिए यहां पर फिर रीडिंग आएगी, नोट करेंगे तो क्या होगा, यदि 7 से नीचे रहेगा तो क्या होगा आपका एसिडिक रहेगा, और यदि HCl की कंसंट्रेशन हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में मतलब इसमें कम है तो क्या होगा, ये रीडिंग ऐसी आएगी, यहां से हम रीडिंग को नोट कर लेंगे तो मतलब ये होगा आपका बेसिक एल्कलाइन नेचर का। यहां देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो कि हम पीएच डिटरमाइनेशन के लिए यूज करते हैं, उसके क्या उपयोग हैं, क्या लिखा है, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और बफर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, प्योरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच। आगे देखते हैं फ्रेंड, दिस इज अ बफर। बफर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। बफर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बफर क्या है, बफर एक ऐसा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें हम यदि स्मॉल अमाउंट्स में एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं फिर भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब क्या कह रहा है, बफर आर कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रजिस्ट चेंज इन पीएच। जो मतलब क्या कह रहा, ऐसा कंपाउंड या मिक्सचर का कंपाउंड ऐसा जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करे, चाहे आप उसमें एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं स्मॉल मात्रा में, फिर भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहेंगे हम बफर। अब बफर को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला है एसिडिक बफर। एसिडिक मतलब क्या लिखा, पीएच लेस देन 7, मैंने अभी पहले ही बताया है, जिसकी वैल्यू 7 से कम हो उसको एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, वीक एसिड क्या है CH3COOH और इसका साल्ट क्या हुआ CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट और एसीटिक एसिड। एसीटिक एसिड यहां पर हुआ क्या आपका वीक एसिड, और सोडियम एसीटेट है यहां पर साल्ट। ठीक है, तो ये है आपका क्या एसिडिक बफर। दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। बेसिक बफर पीएच वैल्यू बताया है जिसकी पीएच मोर देन 7, जिसकी वैल्यू पीएच की 7 से ज्यादा होती है, मतलब 7 to 14 के बिटवीन होती है, उसे क्या कहते हैं हम बेसिक बफर। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट, फॉर एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहां पर क्या वीक बेस, और इसका साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। So friends, it's a very simple methods, and buffer are very important for us for understands what is buffer, because बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना पूरा फिजिकल फार्मेसी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको बफर समझ में नहीं आता कि बफर है क्या। बफर का मैंने सिंपल बताया आपको कि कोई भी ऐसा मिक्सचर होगा या ऐसा कंपाउंड होगा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का जो पीएच में परिवर्तन का विरोध कर दे, चाहे उसमें आप एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं, लेकिन उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कहेंगे बफर। बफर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा, जिसका पीएच 7 से कम हो। बेसिक बफर क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बफर। बफर के क्या उपयोग है फार्मेसी में, तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, पीएच वो बफर यदि आपका मेंटेन है तो जो आपकी लाइफ है, जीवन है, इसमें मॉलिक्यूल, एटम्स, सेल्स, टिश्यूज, देन ऑर्गन, जैसा किस पर डिपेंड करते हैं आपके बफर पर। बायोकेमिकल ऐसे चलते हैं, उसमें भी आपका बफर का बहुत बड़ा रोल है।
इन शैम्पूज, आपको हेयर वॉश करने के लिए जो शैम्पू यूज करते हैं ना, उसमें एक बफर को रखा जाता है, क्योंकि यदि आपने बफर को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाए, पीएच डिस्टर्ब होगा तो शैम्पू में जो ग्रेसीनेस होने चाहिए, स्मूथनेस होना चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऐसे ही इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री मीन्स जो एल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब होता है ब्रीविंग, आप यहाँ से बियर समझिए, बियर जो एल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, वहाँ पर भी बफर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा उद्योग होता है, वहाँ पर भी आपके बफर का रोल है। और बॉडी लोशन, जो हम बॉडी पर लोशन को अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कितनी कंजेंसी होना चाहिए, बॉडी को कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए। यह तो नहीं है लगाया फिर अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, इन सब के लिए बफर का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे बढ़ते हैं, यह बफर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, आई श्योर यू बफर इक्वेशन आपका 101% एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे आप समझिए बहुत अच्छे से। इसमें बफर इक्वेशन को दूसरा बोलते हैं हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन। मतलब बफर इक्वेशन के दो नाम हुए, बफर इक्वेशन और हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन। अब इक्वेशन है क्या, एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं इसमें सॉल्यूशन के पीएच को। सॉल्यूशन के पीएच कितना है वो कैसे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, आपको बफर इक्वेशन क्या हो रहा है, एक इक्वेशन के रूप में है। आपने मैथ में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होते हैं या फिजिक्स में आपने डेरिवेटिव्स ड्राइव किए होंगे, तो आप वैसे ही इसको, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया, कंसंट्रेशन पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन पे आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर दें तो क्या होगा, के इक्वल टू, यहां से देखिए ये है आपका क्या, कोई भी एसिड, ठीक है, उसका क्या किया आपने, आयोनाइजेशन की। जब आयोनाइजेशन कहते हैं कंसंट्रेशन की, तो हाइड्रोजन आयन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। फिर उस पर लगाते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए तो के इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और मतलब आप कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बस लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप इस पे लगा देंगे तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपको आगे क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, यहां पर दोनों साइड आपने क्या किया, लॉग ले लिया। यहां पर दोनों साइड देखो, यहां भी लॉग लिया, यहां भी लॉग लिया, ठीक है, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग। अब क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या, पीएच, है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पीएच। हम यहां पर इसकी जगह क्या, पीएच रख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू है ही वैसे ही। अब पीके प्लस लॉग, ये है ना, मान लो पीके रख सकते हैं। बस जैसे ही आप यहाँ पर पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग 10 ऐसे ड्राइव करो, इसी को कहते हैं हम क्या, बफर इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी से मतलब बफर की कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है,
किस क्या क्षमता, कि या तो हम एसिड की वैल्यू को बढ़ा दें या बेस की वैल्यू को। तो बफर में हमारी कितनी क्षमता है कि हम एसिड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या बेस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लिखा ना, रेशो ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन स्मॉल इंक्रीमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉजिंग स्मॉल चेंज इन पीएच इट्स एडिशन। क्या कह रहा है कि जो पीएच की वैल्यू है हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने से कितना परिवर्तन हो सकता है, वो उसकी कैपेसिटी, क्षमता उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बफर कैपेसिटी। बफर इन फार्मास्यूटिकल यूज, बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बफर का फार्मास्यूटिकल में और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है वो आपको बताएगा। बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या कहेगा, सैलिसिलिक एसिड स्टोर इन ग्लास बोतल। सैलिसिलिक होता है आपका, सैलिसिलिक एक कंपाउंड है, उसको ग्लास बोतल में रखते हैं। एफिड्रिन और एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। बफर सिस्टम कंटेनिंग बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बोरेट, NaCl। So these are buffer in pharmaceutical and biological system. Buffer biological system, buffer biological system, in vitro biological buffer system. In vitro देखिए दो वर्ड होते हैं, एक in vitro, एक होता है in vivo. In vitro जब बॉडी के बाहर हम उस पर काम करते हैं, इन वाइवो विद इन द बॉडी जब वर्क करते हैं लेबोरेटरी में। तो यहाँ पर आएगा इन विट्रो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम से, ब्लड है आपका, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स हैं, ठीक है, या यूरिन हुआ, इसका ये है क्या आपके बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हाँ फ्रेंड्स, ये समझिए, ये है बहुत समझने वाली बात, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बफर मैंने पढ़ा है आपका, बफर एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखिए, ये है क्या आपका बफर और ये है क्या ब्लड, आपका ब्लड स्ट्रीम होता है ब्लड। अब आइसो देखिए, यहां हम समझना है क्या, टोन। टोन मतलब कंसंट्रेशन, टोन मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन। तो जो हमारा बफर है और जो हमारा ब्लड है, देखिए यदि देखो ये क्या लिखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले तो समझ में आया आपको, आइसो मतलब समान, टोन मतलब कंसंट्रेशन, मतलब जिसकी समान कंसंट्रेशन रहेगी किसके, जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइसोटोनिक। तो देखो आइसोटोनिक कब कहेंगे, जब क्या होगा, (0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। जब जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वह 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के बराबर होगी, तो उसे कहेंगे क्या, आइसोटोनिक। और जब ग्रेटर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl, जब कंसंट्रेशन हमारी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl से ज्यादा होगी, तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक। और जब लेस देन क्या, लेस देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl,
जब कंसंट्रेशन कितनी 0.9% वेट वॉल्यूम से कम होगी तो वो कहलाएगा क्या आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो भाई इसमें बताया गया है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीधा सीधा बताया गया है। हमें ध्यान देना है किस पे? टोन। टोन मतलब कंसंट्रेशन, जो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, यदि उसके सॉल्यूशन कौन सा बना है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन NaCl, यदि इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो आइसोटोनिक, यदि कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां देखिए आप, हमने क्या कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक जो है क्या आपके रेड ब्लड आरबीसी, आरबीसी को हमने सॉल्यूशन में डाला, हमने जो सॉल्यूशन बनाया 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाया, भी बनाया था ना, ये यहां बनाया था क्या 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने आरबीसी डाल दी और सॉल्यूशन बना हुआ है हमारा कितना 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का। जब हमने इसमें आरबीसी डाली तो क्या है, ना तो अंदर कोई गया ना उससे कोई बाहर आया, तो मतलब जैसी थी आइसोटोन, मतलब टोनिसिटी बराबर है, हमारे सॉल्यूशन की टोनिसिटी बराबर है और अंदर जो आपका ब्लड है उसकी भी कंसंट्रेशन बराबर है। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो यहां पर जैसी हमारी आरबीसी थी सेम वैसी ही दिख रही है। दूसरी यहां पर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन क्या कहते हैं, मूव कहते हैं। तो यहां पर कंसंट्रेशन है कैसी आपकी हाई, तो इसमें ये अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, आरबीसी फूल जाएगी, ठीक है, बस्ट भी हो जाएगी, मतलब आपका इसमें अंदर चला गया, तो वह क्या हाइपोटोनिक। ठीक है, कंसंट्रेशन अंदर कम है। और ये है आपका हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा, अब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है, तो क्या है ये बाहर निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगी। तो तीनों आपको समझ में आ गया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में जो आपकी आरबीसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हाइपोटोनिक में आरबीसी स्वेल हो जाती है और हाइपरटोनिक में आरबीसी श्रिंक हो जाती है। टोनिसिटी मेजरमेंट ऑफ इट्स टोनिसिटी। तो देखो टोनिसिटी को मेजरमेंट करने के जनरली ये मेथड दिए गए हैं, हीमोलाइटिक मेथड, मेजरमेंट ऑफ साइट टेम्परेचर रेफरेंस, कैलकुलेटेड टोनिसिटी यूजिंग लाइसो वैल्यू। हीमोलाइटिक सॉल्यूशन, हीमोलाइटिक मेथड जो अभी ये बताया ये आपका हेमोलाइटिक मेथड है। लीसो वैल्यू मेथड, लीसो वैल्यू मेथड में क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ इसमें बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको कंपेयर करते हैं किससे, जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है। तो इन दोनों यदि समान है तो आइसोटोनिक, कम है तो हाइपोटोनिक, ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। इस तरीके से ये हमारे मेथड कंप्लीट होते हैं। नाउ मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। पीएच को या टोनिसिटी है उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, तो एडजस्ट करने के दो मेथड होते हैं, क्लास 1 मेथड और क्लास 2 मेथड। क्लास 1 मेथड में क्या होता है, यदि जो अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें मान लीजिए फ्लूइड की टोनिसिटी कम है, तो क्या करेंगे आप, उसमें और HCl मिला दीजिए। क्या बोला, सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू ड्रैग सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। क्या कह रहा है, यदि
अंदर कंसंट्रेशन कम है तो क्या करें आप, और NaCl को मिला दीजिए। दूसरे मेथड में क्या कर रहा है, यदि ज़्यादा हो गई कंसंट्रेशन तो आप उसमें वाटर को ऐड कर दीजिए, तो बॉडी फ्लूइड्स के बीच में आपके जो pH है, जो टॉनिसिटी है, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी आपके लिए और नया टॉपिक लेकर आएंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।